राधे राधे प्रिय दर्शकों। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। रीना अभी अभी घर से बाहर निकली। स्कूटी स्टार्ट करने की आवाज 70 वर्षीय कौशल प्रसाद जी को सुनाई दी। दरवाजे से देखे तो उनकी बहू ही घर से चली गई थी। जल्दी जल्दी से उन्होंने अपने चेहरे में बांधा हुआ तौलिया निकाला और हाथ मुंह धोकर किचन में चले गए। वह अभी अपने लिए थोड़ा सा दाल चावल और दो रोटी निकाल कर खाने ही बैठे थे कि बहू वापिस आ गई। पहला निवाला मुंह में डाले थे कि दरवाजा फटाक से खुल गया। बहू सीमा ने देखा कि बूढ़े ससुर को मैं अभी अभी बोलकर गई थी कि तुम स्टोर रूम की सफाई कर देना, इतने में मैं घर आ जाऊंगी। लेकिन यह बुढ़ा तो किचन से खाना निकालकर मजे से खा रहा है। वह गुस्से से थाली सरकाकर पटक देती है और अपने बूढ़े ससुर को धक्का मार देती है। बूढ़े ससुर कौशल प्रसाद जी बैठे बैठे ही जमीन पर लुढ़क जाते हैं और कहने लगते हैं, बहू, सुबह से तुम मुझे घर के सारे काम करवा रही थी। मैंने सारा काम कर दिया। अब शाम को 4 बज गया है। पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं है। बड़ी तेज से भूख लगी है। तुम मुझे खा लेने दो। मैंने सोचा कि पहले खा लेता हूँ। स्टोर रूम में काफी समय से कबाड़ सामान रखा हुआ है। उन्हें इधर से उधर सरकाने में, हटाने में ताकत लगेगी और फिर इतनी ज्यादा धूल मिट्टी है, मुंह में जाएगी। खाली पेट खास खास कर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए बहू, मैं थोड़ा सा खाने आ गया। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम मुझे थोड़ा सा खा लेने दो। लेकिन सीमा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने कहा, बुढ़ऊ उठ, सीधा खड़ा हो जा। अब बता, तुझे खाना चाहिए? कौशल प्रसाद जी ने कहा, बहू, हाँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। तूने मेरी थाली छुड़ा कर पटक दिया। सीमा कहती है, तुझे खाना मिलेगा। अभी अभी मैंने पड़ोस में देखा, शर्मा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम है। शर्मा जी को एक सफाई वाले की जरूरत है। उनकी बेटी की शादी है। उनके घर में कई काम पड़े हुए हैं। वह अभी चर्चा ही कर रहे थे। मैं उनके पास खड़ी थी और मैंने कह दिया, मेरा बूढ़ा ससुर बहुत अच्छे से घर का काम कर लेता है, इसीलिए तुमको जाना पड़ेगा। कौशल प्रसाद जी कहने लगे, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? तुमको शर्म नहीं आई कि अपने बूढ़े पिता को पड़ोस के शर्मा जी के घर में काम करने भेजोगी? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, शर्मा जी क्या सोचेंगे? बहू ने कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि तुमको पेट भर खाना चाहिए तो तुम जाओ, शर्मा जी के यहाँ सफाई करो। कौशल जी करते भी तो क्या, उनका बेटा अभी जो विदेश में था, बेटे को वह बताकर दुखी नहीं करना चाहते थे और बहू के सामने उनकी एक भी ना चलती थी। बूढ़ा कमजोर 70 वर्ष का शरीर था और इधर जवान बहू। धक्का मार देती तो ही बूढ़ा ससुर गिर जाता। हाथ पैर कांपते, डगमगाते हुए कदमों से किसी तरह से घर का काम तो कर दिया करते थे। लेकिन अब बहू उन्हें पड़ोस में ही शर्मा जी के यहाँ काम करने भेज रही थी। कौशल जी की उम्र गुजर गई थी। कभी किसी के घर इस तरह से काम करने, साफ सफाई करने नहीं गए। वह इज्जत के साथ ही अपने खेतों में काम किया करते थे। कौशल प्रसाद जी के पिताजी भी किसान ही थे। इसीलिए कौशल प्रसाद जी अपने पिताजी के साथ किसानी का काम ही किया करते थे। धीरे धीरे उनके माता पिता बूढ़े हुए गुजर गए। कौशल प्रसाद जी की जब शादी हुई, उनकी पत्नी सत्यवती जी बहुत ही सुशील और संस्कारी औरत थी। सत्यवती जी एक बेटे को जन्म दी, जिनका नाम उन्होंने बड़े ही प्यार से राजीव रखा। सत्यवती जी कौशल प्रसाद जी के कामों में मदद किया करती थी और राजीव को स्कूल भी भेजा करती थी। सत्यवती जी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी। उस जमाने में 7वीं 8वीं की पढ़ाई को ही बहुत मानते थे। सत्यवती जी अपने बेटे को घर पर पढ़ाया लिखाया करती थी, उसके सबक करवाया करती थी। यह सब
देख कौशल जी को बड़ी खुशी होती थी, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, थोड़े बहुत चिट्ठी पत्र भी पढ़ना आना जाना काम कर लिया करती थी। पड़ोस में जब किसी के घर चिट्ठी आती तो सत्यवती जी से ही पढ़वाने लाया करते थे। कौशल प्रसाद जी को गर्व होता कि मेरे किसान अनपढ़ खानदान में मेरी पत्नी सत्यवती पढ़ी लिखी आई है। एक दिन कौशल प्रसाद जी खेतों में काम करने निकल जाते हैं और उनका बेटा राजीव, जो कि अब 10 साल का हो चुका था, माँ के साथ एक दिन घूमने के लिए चला जाता है। बड़े से गार्डन में और भी पड़ोस के बच्चे जाते हैं। सत्यवती जी अपने बेटे को लेकर गई थी। बेटा खेलते खेलते अचानक से वहां पर एक बड़ा सा तालाब था। उसी तालाब में आसपास फूल भी बिखरे हुए थे, बच्चे भी खेल रहे थे और राजीव को भी उसी तालाब में जाना था। माँ मना करती रही, बेटा मत जाओ, तालाब गहरा है, तुम गार्डन में ही इधर उधर खेल लो। देखो सारे बच्चे पार्क में ही खेल रहे हैं। लेकिन राजीव एक ना सुना। उसने कहा, माँ देखो कुछ बच्चे तालाब के अंदर भी जा रहे हैं, मुझे भी जाने दो ना माँ। सत्यवती जी को बेटे की जिद माननी पड़ी, क्योंकि इतना वो मासूमियत के साथ जो कह रहा था। राजीव तालाब के अंदर सीढ़ियों से गया, लेकिन सीढ़ियां थोड़ी सी गीली थी। 2-3 सीढ़ी उतरने को बची थी। पानी छूने जा रहा था कि उसका पैर फिसल गया और राजीव पानी में गिर गया। तालाब गहरा था, राजीव डूबने उतराने लगा। सत्यवती जी काफी घबरा गई और अपने बेटे के लिए उसी तालाब में कूद पड़ी। सत्यवती जी को तैरना नहीं आता था। बच्चे ही तालाब में थे। बच्चों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ पर एक आंटी और उसका बेटा डूब रहा है। सत्यवती जी ने अपने बेटे को तो खींच खींच कर किनारे पर ला दिया। लोगों ने उनके बेटे का हाथ पकड़कर खींच लिया, लेकिन जब तक सत्यवती जी को खींचकर बाहर लाए, सत्यवती जी के पेट में काफी पानी नाक मुंह से भर गया था और उनका पानी के अंदर ही दम घुटा और सत्यवती जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यह खबर जब कौशल प्रसाद जी को लगी, वह रोते बिलखते अपनी पत्नी के मृत शरीर को लिपटकर कह रहे थे, यहाँ तुम्हारी मौत खींच कर लाई थी सत्यवती, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। पुलिस भी अब तक आ चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और फिर सत्यवती जी की बॉडी को कौशल प्रसाद जी को सौंप दिया गया। सब कुछ अपनी आंखों से राजीव देखा था। 10 साल का काफी होनहार और समझदार बच्चा था। राजीव आत्मग्लानि से तड़प रहा था कि मैं अगर यहाँ जिद करके नहीं आता तो मेरी माँ का यह हाल नहीं होता। वह अपनी माँ की मृत्यु को खुद का गुनहगार समझ रहा था। राजीव बहुत रो रहा था, दुखी था, एक किनारे बैठा था। उसे लगा कि मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे जब उनको पता चलेगा कि सब मेरी वजह से हुआ। पता तो उन्हें चल गया, लोगों ने सब कुछ बताया, लेकिन कौशल प्रसाद जी ने अपने बेटे को डांटा तक नहीं, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे को डांट की नहीं, अपनेपन की जरूरत थी। बच्चे ने माँ को भी खो दिया था। कौशल प्रसाद जी के जगह कोई दूसरा पिता होता तो बेटे से नफरत करने लगता, कहता तेरी वजह से माँ दुनिया छोड़कर चली गई, नालायक, तू जिद करके तालाब में क्यों गया जब तेरी माँ मना कर रही थी। लेकिन कौशल प्रसाद जी समझदार व्यक्ति थे। वह अपने बेटे को कहने लगे, मत रो मेरे लाल, तेरी इसमें गलती नहीं है, तेरी माँ की मौत वहां खींच कर ले गई, मौत अपना बहाना नहीं देती। खूब समझाया बेटे को। यही दूसरा पिता होता तो हॉस्टल भेज देता, घर से निकाल देता, बहुत पीटता, लेकिन कौशल प्रसाद जी ने ऐसा कुछ नहीं किया और पत्नी के जाने के बाद बेटे को गले से लगाकर उसी को अपना सहारा बनाकर जीने के लिए आगे की राह पर चल बड़े।
कौशल प्रसाद जी उसी तरह से खेतों पर काम करते। उनके जीवन में सत्यवती जी की यादें कभी कम नहीं हुई। जब भी घर आते, सत्यवती जी के लिए 4 आंसू बहा देते। फिर अपने बेटे राजीव को देखकर मन को भर लेते। चलो, सत्यवती जी की एक निशानी मेरा बेटा राजीव है ना। वह उसे सत्यवती जी के अरमानों की पूर्ति के लिए पढ़ाए लिखाए और राजीव एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया। राजीव जब बड़ा हुआ, उसका एक ही सपना था, मेरे पिताजी ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। उसे पता था कि आस पड़ोस के लोगों ने कितनी बार कहा कि तुम अपनी शादी कर लो, लेकिन कौशल प्रसाद जी ने कहा, नहीं, मैं सत्यवती की जगह किसी और को नहीं दे सकता। मेरा बेटा ही मेरे लिए बहुत है। राजीव अपने पिता को इतना सुख देना चाहता था कि उसके पिता सारे गम भूल जाए। जब राजीव इंजीनियर बन गया, एक अच्छी सी कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। तब उसके पिताजी कहने लगे, बेटा अब तू शादी कर ले। कब तक मैं घर के काम अकेला करता रहूंगा। अब तुझे ऑफिस भी जाना होता है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझसे घर गृहस्थी का काम, तेरी पसंद का खाना, तेरी व्यवस्था करना सब कुछ नहीं हो पाता बेटा। एक तो काम की वजह से, दूसरा दुख की वजह से मेरा शरीर टूट चुका है। राजीव ने कहा, पापा आपकी जैसी मर्जी। राजीव ने अपने पापा को इजाजत दे दी शादी का और कौशल प्रसाद जी ने बेटे के लिए सीमा नाम की लड़की से उसका विवाह करवा दिया। माता पिता तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन शादी से पहले ही राजीव ने अपनी पत्नी सीमा से एक वादा लिया था। सीमा, मेरे पिताजी ने मुझे बड़े दुखों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे पिताजी को अपने पिताजी की तरह मानोगी और उनका ध्यान रखोगी, तभी मैं यह शादी करूंगा। राजीव की बात सुनकर सीमा ने मुस्कुराकर कहा था, ठीक है राजीव, मैं कभी तुम्हारे पिताजी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अपने पिता की तरह ही उनका मान सम्मान और उनकी सेवा करूंगा। यह सुनकर राजीव काफी खुश हो जाता है कि अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी सीमा भी मेरे पिताजी को उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं करता हूँ। सीमा अब ससुराल आ चुकी थी। राजीव के सामने तो पापा जी, लो यह खा लो। पापा जी अपना ध्यान रखो, दवाइयाँ समय से लेते रहो। और राजीव के जाते ही वह दूसरा रंग दिखाना शुरू कर देती। अरे बुढ़ऊ, बेटे के सामने जब देखो भीगी बिल्ली बने बैठे रहते हो। उठो, घर के काम कौन करेगा। जैसे पहले करते थे वैसे ही करो। बड़े आए, बेटे के लाडले। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि राजीव मुझसे ऐसे वचन ले रहा है तो मैं इसका उल्टा ही करके दिखाऊंगी। अगर मैं यह कह देती कि मैं तुम्हारे पिता की सेवा नहीं करूंगी, तो इतना अच्छा घर कहाँ मिलता, जो कि घर में अकेला लड़का और एक बूढ़ा पिता। चलो, घर के सारे काम करो। राजीव ने मुझसे जो वचन लिया वह मैं कभी नहीं निभाऊंगी। उस वचन का तो मैं बदला लेकर रहूंगी। यह बात तो राजीव को पता नहीं थी, लेकिन जब कौशल प्रसाद जी को पता चली कि बहू इसका बदला लेगी, उनके तो पैरों तले जमीन सरक गई। बेटे ने ऐसा वचन लिया ही क्यों। और उसने धमकी भी दिया था, यदि राजीव से कोई बात कही तो देख लेना। कौशल प्रसाद जी अब बेटे के जाते ही पहले की तरह ही वह घर के सारे काम करते, जैसा कि बहू के ना आने पर किया करते थे। और बहू सुबह दिखावे के लिए टिफिन सिफिन बना कर दे देती, फिर घर की सारी साफ सफाई वही करते। एक दिन राजीव अपने ऑफिस में ही काम कर रहा था कि उसका फोन अचानक से बज उठा। उसने देखा कि उसके मोबाइल में उसकी बॉस की पत्नी का
कॉल आया था, उनका ही नंबर था। वह तो सोचा कि आखिर बॉस की पत्नी मुझे क्यों फोन करेंगी। फिर वह उठा लेता है। जी बोलिए मैडम जी, क्या काम है? मैं ऑफिस में हूँ। तो उधर से बॉस की पत्नी रो रही थी। बेटा राजीव, मैं काफी परेशान हूँ। अभी मेरा बेटा भी, रघुवीर भी घर पर नहीं है, और यहाँ तुम्हारे बॉस की तबीयत काफी खराब हो गई है। तुम आ जाओ, जल्दी से घर पहुंच जाओ। राजीव जल्दी से घर पहुंच गया। अपने साथ एक दो डॉक्टर को भी ले गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने बताया कि इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। घर जाकर राजीव को पता चला कि उनके बॉस का इलाज विदेश से चल रहा है, और बॉस का बेटा, जो कि काफी शराबी और नशेड़ी है। यह बात थोड़ी थोड़ी तो राजीव को पता थी, लेकिन इतना लापरवाह है, यह उसे नहीं पता थी। उसे आज पता चली कितनी सारी बुराइयां उसके अंदर है। वह शराबी, हमेशा जुए के अड्डे में पड़ा रहता है, माता पिता को गंदी गंदी बातें बोलता है। तुम लोग कब मरोगे, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, मैं आराम से घर पर ही दारू खाना खोल लूंगा और यहीं बैठकर शराब पीऊंगा। इसीलिए राजीव के बॉस उसे ज्यादा पैसे दिया नहीं करते थे, और वह लड़ झगड़ कर पैसे ले जाया करता था। अभी बॉस की एक जवान बेटी भी थी, लेकिन वह बेचारी अकेली पिताजी को लेकर विदेश कैसे जाती। बूढ़ी माँ और पिताजी को लेकर जाना एक लड़की के बस में नहीं था। राजीव से कहने पर राजीव तैयार तो हो गया, लेकिन उसे अपने पिताजी की चिंता थी। उसे थोड़ा बहुत अपनी पत्नी पर शक था, क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत पत्नी के आने के बाद बिगड़ रही थी। पहले से ज्यादा कमजोर हो रहे थे और चुप चुप से रहने लगे थे। शक तो था राजीव को, लेकिन कभी उन्हें पूछने का मौका नहीं मिला। पत्नी ऐसा चांस ही नहीं बनाती। घर में जब बाप बेटे दोनों एकांत में बैठकर बात कर सकते। जब भी राजीव अपने पिताजी के पास आता, तो उसकी पत्नी सीमा भी आसपास ही आ जाती थी, और राजीव अपने पिताजी से कुछ पूछ नहीं पाता था, और मोबाइल पर भी बात नहीं हो पाती थी। सीमा इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि दोनों बाप बेटे एकांत में बात ना कर पाए। इसीलिए वह बोला, पहले मैं घर पर खबर कर देता हूँ। राजीव घर आया और पिताजी से कहने लगा, पापा ऐसी ऐसी बात है, मुझे बॉस के साथ उनकी दवाइयों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। पिता का तो मन नहीं था, वह सब कुछ जानते थे कि बहू ने अभी बेटे के सामने थोड़ी तो रहम रखी है। उसके रहने पर कम से कम खाना और दो चार बातें शालीनता से तो कर लेती है। अब जब पूरी तरह छूट मिल जाएगी, ना जाने बहू मेरे साथ क्या करेगी। वह आंखों में आंसू भरे और डरते हुए कहने लगे, बेटा जाना इतना ही जरूरी है क्या? राजीव ने कहा, पापा मेरा प्रमोशन भी हो सकता है, और अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी भी छूट सकती है। पिताजी ने आंखों से आंसू पोंछा। राजीव ने कहा, पापा कोई तकलीफ है क्या? नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं है। बचपन से लेके आज तक कभी तुमसे दूर नहीं हुआ, इसीलिए आंखों में आंसू भर आए। जाओ बेटा, तुम्हारी कामयाबी तुम्हें बुला रही है। लौट कर आओगे तो तुम्हारा बॉस तुम पर खुश होकर तुम्हें तरक्की देगा। मेरा इस बूढ़े शरीर का क्या, आज है कल नहीं। राजीव तो बहुत दुखी हुआ, जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी सीमा ने कहा, जाओ, तुम्हारी नौकरी का सवाल है, तुम अपने पिताजी की चिंता मत करो, मैं उनका ध्यान रख लूंगी। कई बार राजीव ने कहा, देखो सीमा, पापा को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तुम पर भरोसा करके जा रहा हूँ, मेरा भरोसा मत तोड़ना। सीमा ने कहा, हाँ बाबा, भरोसा रखो, मैं पिताजी का पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। और राजीव अपनी पत्नी को सौंप कर चला जाता है अपने बॉस के साथ विदेश। इधर राजीव के जाते ही सीमा को आजादी मिल गई।
उधर राजीव की फ्लाइट उड़ी और इधर कौशल प्रसाद जी पर बहू का कहर टूट पड़ा। वह अंदर आते ही कहने लगी, मुंह क्या ताक रहे हो बुढ़ऊ, अब तुम्हारा बेटा आज रात को भी नहीं आएगा और ना ही अब तुम्हें मैं पिताजी पिताजी कहकर बेटे के सामने पुचकारते हुए थाली परोस कर लाऊंगी। जाओ, किचन में जूठे बर्तन पड़े हैं, वह धो डालो, घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई कर डालो। बूढ़े पिता के हाथ कांप रहे थे, अभी तक कुछ खाया नहीं था। बोले, बहू कुछ नाश्ता दे दो। कहा, जाकर पहले साफ सफाई करो, खा लोगे तो बोलोगे। पेट में अनाज जाते ही शरीर थक जाता है, थोड़ा आराम कर लूं। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। कौशल प्रसाद जी पहले किचन में साफ सफाई किए, घर में झाड़ू पोछा किए। बेचारे बूढ़े धीरे धीरे करते करते 4 बज गया और आकर कहने लगे, बहू अब तो कुछ खाने को दे दे, पेट में जलन हो रही है, काफी भूख लगी हुई है, चक्कर आ रहा है, अब खड़े होने की हिम्मत नहीं है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, कुछ खा लूंगा तो फिर से काम करने की ताकत मिल जाएगी। लेकिन सीमा ने कहा, अभी कुछ नहीं मिलेगा, जाकर स्टोर रूम की सफाई करो, उसके बाद खाना मिलेगा और मैं जा रही हूँ बाजार। यह कहकर सीमा अपनी स्कूटी उठाई और बाजार चली जाती है। जब कौशल प्रसाद जी ने देखा कि बहू तो चली गई है, अब थोड़ा सा कुछ निकाल कर खा लेता हूँ। जैसे ही वह हाथ मुंह धोकर और किचन में खाना निकाल कर खाने ही बैठे थे, उधर सीमा को याद आया कि मैं तो ससुर को डांटने के चक्कर में सिर्फ अपने स्कूटी की चाबी लेकर बाहर निकली और पर्स लिया ही नहीं। उधर वह जब वापिस आ रही थी तो देखा शर्मा जी किसी से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे। वह स्कूटी रोक कर पूछने लगी, शर्मा जी किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं? शर्मा जी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे घर पर मेरी बेटी की शादी है और सफाई वाला किसी और के घर का काम ले लिया है। सीमा के दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि मेरा बूढ़ा ससुर भी घर में फालतू पड़ा रहता है और अगर बाहर से कुछ काम कर दिया 2 पैसे घर में आ जाएंगे और यह बुढ़ऊ भी घर से टरा रहेगा, तो मैं अपने मन से घर में डांस करके इंस्टाग्राम की रील वील बना लूंगी। यही सोच कर वह कहने लगी, चिंता मत करिए, मैं अभी आपके लिए एक अच्छा सा नौकर भेज रही हूँ। यह कहकर वह घर आ जाती है। जैसे ही घर के अंदर आई, अपने ससुर को खाता हुआ देख उसका खून खौल गया, छुड़ा कर थाली फेंक दिया। ससुर हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे, लेकिन बहू ने एक ना सुना और कहा, अगर तुमको खाना चाहिए तो तुम्हें शर्मा जी के घर पर साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। यह सुनकर तो कौशल प्रसाद जी के पैरों तले जमीन सरक गई। वह पहले बहुत मना किए, लेकिन जब बहू नहीं मानी, भूखा पेट करता क्या, काम करने के लिए स्वीकार कर लिए। तब जाकर सीमा ने उन्हें पेट भर का भोजन दिया। कौशल प्रसाद जी उस रात पेट भर भोजन खाए और रोते रह गए। कल से उन्हें पड़ोस में ही शर्मा जी के घर पर साफ सफाई करने जाना था। दूसरे दिन ही वह साफ सफाई के काम के लिए पहुंच गए। पड़ोस में कोई पहचाने ना, इसलिए अपने तौलिए को अपने मुंह और सिर में बांध रखे थे। काम करते रहे। पड़ोस के ही शर्मा जी उनके परिवार वाले ए बुढ़ऊ कहकर उन्हें आवाज देते रहे। क्या करते, सब बहू की मर्जी थी। आज शर्मा जी की बेटी की सगाई की रस्म थी। उसी सगाई की रस्म में एक औरत आई हुई थी जो बार बार शर्मा जी की तरफ देख रही थी और शर्मा जी को लग रहा था कि इस औरत को कहीं मैंने देखा है। यह सोचकर वह अपने मुंह को ढक लेते थे, लाख छुपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह औरत उनके पास आकर कहने लगी, मुझे आपसे बात करनी है, ऐसा लग रहा है मैं आपको जानती हूँ। कौशल प्रसाद जी ने कहा, कोई धोखा हो रहा होगा आपको, भला मुझ गरीब मजदूर को आप कहाँ से जानेगी।
उस औरत ने जबरदस्ती किया और कौशल प्रसाद जी को चेहरे से कपड़ा हटाना पड़ा। जब वह औरत देखी, अचंभित रह गई। अरे कौशल, तुम तुम यहाँ सफाई क्यों कर रहे हो? वह उनकी पत्नी की सहेली थी, जो उन्हें जानती थी। उनका नाम संगीता था। कौशल जी ने कहा, संगीता, मैंने आपको पहले ही पहचान लिया था। सब मेरी किस्मत का खेल है। लेकिन वह उनसे कहने लगी, मुझे आपके बारे में सब जानना है। सुना था आपका बेटा पढ़ लिख कर किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। फिर आपकी यह हालात कैसे? संगीता ने कहा, काम खत्म करके हम आपसे बाहर बात करेंगे। संगीता उनका इंतजार करती रही और कौशल प्रसाद जी बाहर गए और अपनी सारी हालात बता दिए। जिस तरह से उनका बेटा विदेश गया, बहू की शादी, सारी स्थिति। हुआ ये था कि जब कौशल प्रसाद जी की पत्नी सत्यवती जी का निधन हुआ था, तो संगीता कौशल प्रसाद जी से शादी करने के लिए तैयार थी। वह राजीव को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा करना चाहती थी। कौशल प्रसाद जी ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया था। फिर संगीता की शादी कहीं और हो जाती है और संगीता साल भर के अंदर ही विधवा हो गई थी। यह बात संगीता ने भी कौशल प्रसाद जी से बताया। आज इतने दिनों के बाद दो दोस्त आपस में मिले थे। जब कौशल प्रसाद जी की पत्नी सत्यवती जी जिंदा थी, तो संगीता अक्सर आया करती थी। बैठकर हंसी मजाक की बातें, कैसे आनंद से टाइम पास हुआ करता था। और आज इतनी उम्र के बाद मुलाकात हुई। बातों ही बातों में संगीता ने कौशल जी से उनका नंबर मांगा। कौशल प्रसाद जी ने कहा, मेरा नंबर तो मेरी मोबाइल ही मेरी बहू ने छीन लिया है, ताकि मैं अपने बेटे से बात ना कर पाऊं। संगीता ने कहा, कोई और नंबर जिससे तुम्हारे साथ कांटेक्ट हो सके कौशल? कौशल जी ने कहा, मेरे बेटे का नंबर तो है, लेकिन बेटा जैसा कि बताया घर पर नहीं है। आखिर में संगीता बेटे का ही नंबर चाहती थी। उन्होंने बहाने से कौशल जी से नंबर ले लिया और रात को जब अपने घर गई, तो वह उनके बेटे राजीव के पास फोन लगाकर सारी बात बता दी। बेटा, क्या तुम भूल गए हो? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। तुम मुझे पहचान सकते हो क्या? मैं तुम्हारी मम्मी की सहेली संगीता आंटी बोल रही हूँ। तुम मुझे मौसी कहकर बुलाया करते थे। बेटा, शर्म की बात है, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कि शायद मैं सौतेली माँ बन जाऊं तो तुम्हारी अच्छे से देखभाल ना कर सकूं। राजीव की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, हाँ मौसी, मुझे सब कुछ याद है। मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको? आप तो हमेशा ही मेरी माँ के पास आया करती थी। दूसरे दिन फिर से कौशल प्रसाद जी शर्मा जी के घर में साफ सफाई का काम करने जाते हैं। वह उनके घर बर्तन झाड़ू पोछा सारा काम करते थे। इतने सारे लोगों के बर्तन जूठे, उन्हें धोना पड़ता था। उस दिन वह पहले बाहर झाड़ू लगा रहे थे और अंदर खाना पीना चल रहा था। जैसे ही वह झाड़ू मार रहे थे कि सामने आकर एक कार खड़ी हुई। कौशल प्रसाद जी कमर से झुके हुए थे, वह झाड़ू लगा रहे थे। तभी उनके सामने एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ। कौशल प्रसाद जी सीधा उठकर ऊपर नहीं देख पाए, उनके जूते की तरफ ही नजर थी। उन्होंने कहा, बेटा साइड से अंदर चले जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर धूल पड़ जाएगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे। वह दूसरे साइड में झाड़ू मारने लगे कि वह व्यक्ति फिर उनके सामने आ गए। कौशल प्रसाद जी झाड़ू नीचे छोड़ दिया, दोनों हाथ कमर में लगाकर सीधे खड़े होकर ऊपर देखे तो कोई और नहीं, उनका बेटा राजीव था। राजीव ने पिताजी को गले लगा लिया। पापा, आप यहाँ सफाई क्यों कर रहे हैं? राजीव को देखकर कौशल प्रसाद जी रोने लगे और सारी बात राजीव से बताई। राजीव ने कहा, पापा, मुझे सारी बातें संगीता मौसी ने बता दिया है।
संगीता मौसी ने ही मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है, वरना अभी मैं और दिनों तक रुकने वाला था। संगीता भी अब वहां आ गई और कहने लगी, राजीव, तुमने अपने पापा के साथ सही नहीं किया। राजीव कहने लगा, मौसी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मेरी पत्नी पापा के साथ कर रही है। मैं अभी पापा को लेकर जाता हूँ और अपनी पत्नी सीमा को सबक सिखाऊंगा। संगीता जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम ऐसे अपने पिताजी को लेकर मत जाओ, नहीं वह सीधे सीधे अपने किए हुए कर्मों से पलट जाएगी और कहने लगेगी, मैंने नहीं भेजा, तुम अपने पापा को मेरे साथ आने दो और जाकर अपनी पत्नी से पूछो कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। यह बात राजीव को भी पसंद आई और वह पहले अपने पापा और संगीता आंटी को उनके घर पर छोड़ा और फिर वापिस आया घर पर। उस समय पर सीमा अपनी माँ से बातें ही कर रही थी। माँ, मैंने बुढ़ऊ को घर से बाहर भी भेज दिया, अब पैसे भी आएंगे। मैंने पूरे कार्यक्रम का 10,000 रुपए एडवांस में ले लिया है। जब तक शादी समारोह रहेगा, बुढ़ऊ वहां जाकर साफ सफाई करेंगे। यह बातें किचन में संगी सीमा अपनी माँ से कर रही थी। वह इतनी व्यस्त थी कि उसे घर के बाहर आई हुई कार की आवाज भी नहीं सुनाई दी। राजीव कार से धीरे से उतरा और किचन के बाहर सारी बातें खड़े होकर सुन लिया, फिर आकर घर के डोरबेल बजाया। सीमा बात करते करते ही दरवाजा खोली, सामने अपने पति राजीव को देखकर चौंक गई और कहने लगी, राजीव, तुमने बताया भी नहीं कि तुम इतना जल्दी आ रहे हो। तुमने तो कहा था कि अभी मुझे हफ्ते भर लग जाएगा। राजीव ने कहा, काम खत्म हो गया था, आ गया। और अपने ही घर में आने के लिए किसी को सूचना देना पड़े क्या? सीमा ने कहा, ऐसी बात नहीं है। राजीव अंदर जाकर सोफे पर बैठा, इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ फिर बोला, पापा कहाँ हैं? पापा को बुलाओ, इतने दिनों से मिला नहीं। सीमा हड़बड़ा गई और कहने लगी, वो तुम्हारे पापा किसी मित्र के पास गए होंगे। ठीक है, मैं पापा को फोन कर देता हूँ कि घर आ जाए, मैं आ गया हूँ। यह कहकर राजीव ने पापा को फोन लगाया तो उनका मोबाइल वहीं घर पर ही बजने लगा। राजीव उठकर मोबाइल लाया और कहने लगा, सीमा, यह मोबाइल तो मैं पापा को हमेशा उनके साथ रखने को बोला था, तुम्हारे बेड पर कैसे पड़ी है? राजीव की बातें सुनकर नजरें चुराते हुए सीमा ने कहा, तुम्हारे पापा भुलक्कड़ हैं, इस उम्र में भूल जाता है, मैं उठाकर रख दी। मैंने थोड़ी ना मना किया कि मोबाइल लेकर मत जाओ। तो ठीक है। राजीव ने फिर से कहा, पापा कहाँ हैं? किस दोस्त के घर गए हैं? कुछ बता कर गए हैं, बताओ, मैं उन्हीं के घर फोन करता हूँ। यह सुनकर सीमा ने फिर से कहा, मुझे नहीं पता किस दोस्त के घर गए हैं और मुझसे बार बार अपने पापा के बारे में क्यों पूछते हो? अब राजीव को भी गुस्सा आया, कहने लगा, पापा को तुम्हारे हवाले सौंप कर गया था तो पूछो किससे? सच सच बताओ, पापा कहाँ हैं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने सीमा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गाल में एक थप्पड़ लगा दिया। सीमा अपने गाल को सहलाते हुए बोली, खबरदार हाथ लगाया तो। हाँ, मैंने तुम्हारे बुढ़ऊ पिता को शर्मा जी के घर पर काम करने भेजा है। तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरे पिता को बड़े आदर सम्मान से रखना। लो, मैंने तुम्हारे पिता को आदर सम्मान से रख लिया, पड़ोसियों के घर बर्तन धोने भेज दिया। तुमने मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हारे पिता को सिर में बैठाकर रखूंगी। लो, बैठाकर रख दिया। बड़े आए वचन लेने वाले। मैंने तो उसी दिन ठान लिया था कि इसका बदला मैं जरूर लूंगी और मुझे मौका मिल गया। गुस्से से आग बबूला होकर उसके गालों में एक दो थप्पड़ और राजीव ने जड़ दिया और फोन करके संगीता जी को घर पर बुलाया, पापा को लेकर आ जाओ। अब सब बात सामने आ चुकी थी। राजीव ने सीमा के खिलाफ अपने बूढ़े पिता पर अत्याचार और प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया। कोई सबूत और गवाह न होने की वजह से सीमा गिरफ्तार तो हुई थी, लेकिन 6 महीने में ही छूट गई।
लेकिन उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ा सीमा के छूटने या जेल जाने से। उसने सीमा से तलाक ले लिया और अपने पापा की शादी संगीता मौसी के साथ करवा दिया। उसे पता था कि मेरे पिता ने कितना कुछ सहा है और वह मेरे लिए अभी तक अकेले रह गए। उन्हें अब एक सहारे की जरूरत है। और फिर वह अपने ऑफिस जाने लगा। एक दिन बॉस ने जब उसकी सारी कहानी सुनी, उसके बारे में जाना कि किस तरह से अपने बूढ़े पिता को उसने एक सहारा दिया और अपने पिता की शादी भी करवाई। बॉस ने उसकी हिम्मत के लिए उसकी पीठ थपथपाई, उसे धन्यवाद कहा कि बेटा, तुम मेरी वजह से अपने पिता को छोड़कर गए थे। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। लेकिन बेटा, असलियत तो पता चल गई तुम्हारी पत्नी की। अब तुम चाहो तो मेरी बेटी के साथ शादी कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर है, कोई दबाव नहीं दूंगा। राजीव के पिताजी ने हाँ कर दिया। राजीव की शादी उसके बॉस की बेटी के साथ हो गई। बॉस ने उसे अपनी कंपनी में आधे का मालिक बना लिया और आधी प्रॉपर्टी वह अपने नाम रख लिया। बेटे को कुछ नहीं दिए थे। उनका बेटा रघुवीर भी शराबी और जुआरी था। अब तो घर में आना भी बंद कर दिया था। लेकिन वह बहुत पछता रहा था कि अगर मैं ऐसी गलती नहीं करता तो आज मेरे पास भी कुछ दौलत होती। अब वह गरीबों की तरह भटकता फिरता था। बॉस उसे घर पर आने नहीं दे रहे थे। रघुवीर काफी पछता रहा था और इधर सीमा भी अपनी की हुई गलती को अपने मायके में रहकर पछता रही थी। मायके वाले भी उसे बातों बातों पर ताना देते और कहते कि तेरी शादी हुई थी, घर में एक बूढ़ा पिता ही तो था, क्या उस बूढ़े के साथ बदला ले रही थी? अपने घर में खुशी से रहती तो आज मायके में बोझ नहीं बनती। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।